संस्कृत अध्येताओं, आज हम उत्तरवर्ती मेघदूत के 18वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम संसार का एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसकी विलक्षण गेयता के कारण इसे गीत काव्य भी कहते हैं। पद्य काव्यों की परंपरा में महाकाव्य, लघु काव्य आदि के साथ साथ खंड काव्य का भी वैशिष्ट्य विशेष रूप से ख्याति लब्ध रहा है। यद्यपि आजकल प्रकीर्ण काव्य, लघु काव्य जैसे ग्रंथ परिलक्षित होते हैं, परंतु खंड काव्य तो महाकाव्य के सापेक्ष ही उसके थोड़े समय के आसपास से ही दिखने लगा था। महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंश और कुमार संभव। महाकवि भास के बाद दूसरे नंबर पर वास्तविक महाकाव्यों की परंपरा में कालिदास का ही नाम आता है। भास ने तो महाकाव्य नहीं लिखे, वे नाट्यकार थे। उनके केवल 13 नाटक ही प्राप्त हो पाते हैं, परंतु महाकवि कालिदास जो भास से थोड़े ही समय परवर्ती रहे होंगे, उन्होंने महाकाव्य की वह परंपरा अग्रसारित की जो यथार्थ स्वरूप की कही जाती है, वास्तविक स्वरूप की कही जाती है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य का प्रवर्तन किया था, किंतु वह आर्ष काव्य ही था, और जो परवर्ती काव्य कालिदास से आरंभ होता है उससे वह पृथक था, विलक्षण था। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य भी लिखा और साथ ही साथ खंड काव्य भी लिखा। इसलिए ऐसा लगता है कि खंड काव्य का प्रवर्तन महाकवि कालिदास ने ही किया। तो इसलिए कालिदास द्वारा विरचित प्रकृत खंड काव्य, जिसका नाम मेघदूतम है, यह आज लगभग 2000 साल बीत जाने के बाद भी न भूतो न भविष्यति की उक्ति को चरितार्थ करता है। यह मंदाक्रांता छंद में पूर्णतया निबद्ध है और यह अद्भुत गेयता पर छंद है, और जो प्रावृत, प्रवास और व्यसन की 3 स्थितियां हैं, इनसे आवृत्त है। अतएव भावों के अनुसार इसकी सुललित गेयता है। शायद इन्हीं कारणों को विशेषण अवगमित करते हुए विद्वत जनों ने इस खंड काव्य को गीति काव्य भी कहा है। श्लोक है, रक्ता शोकश्चल किसलयः केसरश्चात्र कान्तः। रक्ता शोकश्चल किसलयः केसरश्चात्र कान्तः। प्रत्यासन्नौ कुरवकवृतेर्माधवी मंडपस्य। एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी। काञ्चन्त्यन्यो बदनमदिरा दोहदच्छद्मनास्या। काञ्चत्यन्यो बदनमदिरा दोहदच्छद्मनास्या। प्रसंग चल रहा था उत्तरवर्ती मेघदूत में अलकापुरी के विभिन्न रमणीय पदार्थों का, भवनों का, अट्टालिकाओं का, रमणियों का, वह विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा प्रसंगों का, बावली का, और बावली के समक्ष विद्यमान रहने वाले एक पहाड़ का, और उसी पहाड़ पर रहने वाले 2 वृक्षों का जिक्र अब कवि कर रहा है। यक्ष व्याज से, यक्ष के बहाने से राम गिरियाश्रमस्थ यक्ष मित्र मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, अत्र इसी क्रीड़ा पर्वत पर इदम शब्द से त्रल प्रत्यय लगता है तो अत्र शब्द बनता है। अत्र इसी क्रीड़ा शैल पर, इसी क्रीड़ा पहाड़ पर जो बावली के समीप है और बावली उसके घर में है,
कात्र माने इस क्रीड़ा शैल पर त्रल प्रत्यय अधिकरण के अर्थ का बोधी है। इस क्रीड़ा शैल पर कुर्बक वृतेह माने कुर्बक की परिधि से युक्त। कुर्बक एक वृक्ष है। समीक्षकों का मानना है कि यह विभिन्न रंगों का होता है। कुछ लोगों का मानना है कि विशेष रूप से लाल रंग का है। यह विभिन्न प्रकार से लालित्य का द्योतक है, कामोद्दीपक है। का कुर्बक वृतेह माने कुर्बक वृक्षों से, वृतेह माने आच्छादित, माधवी मंडपस्य माधवी मंडप के प्रत्यासन्न माने समीप में माधवी मंडप है। मंडप पा धातुर का प्रत्यय से योगी कृत और मंड इति कर्मो पदेन सह शब्द निष्पद्यते मंडप। तरी मंडप से तस्य मंडप से माधवी नाम का जो मंडप है, पारक्षणी धातु है उसे का प्रत्यय लगकर प बनता है। तो मंडप माधवी मंडप, जो माधवी मंडप है। माधवी मंडप क्या है? मधु जिसमें है वह माधवी है। मधु अस्ति अस्यामिति माधवी। माधवी एक लता विशेष को कहते हैं, माधवी लता, जो विशेष रूप से बसंत ऋतु में अपनी उन्मत्तता लिए होती है। का माधवी मंडप से माने माधवी लता या बासंती लता वाले मंडप से प्रत्यासन्न, मंडप के समीप में प्रत्यासन आधन सदधनक्त हृदाभ्याम निष्ठातो पूर्व सिद्धता इत्यनेन सूत्रेण। यदि किसी धातु के अंत में दय है और बाद में अक्ता अथवा अक्तवत्व का ता आया तो दोनों ही जगह पर नया आदेश हो जाता है, पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ सद का दय है और बाद में अक्ता का तय है, तो दय और तय दोनों के स्थान पर न हो गया तो सन्न बन गया, सत्य नहीं बना। सन्न बना, उपसर्ग लगा आसन्न, प्रति और आंग उपसर्ग लगा प्रत्यासन्न, तो इसलिए हो गया प्रत्यासन्न माने करीब। इसी में लोग कहते हैं मरणासन्न है, मृत्यु के करीब हैं। सद धातु है विशरण गत्य व साधनियों हो, शत्र धातु यही उपनिषद में लगी है, संसद में लगी है, तो इसलिए वही सद धातु है जो सामान्यतया लोक में बैठने के अर्थ में दिखाई पड़ती है। प्रत्यासन्न माधवी मंडपस्य माने माधवी नाम की जो लता है, बासंती लता है, उससे युक्त मंडपस्य मंडप के प्रत्यासन्न माने समीप में, पास में। चल किसलय, चलते हुए किसलय वाला, किसलय माने कोमल पत्ता, तो कोमल पत्तों को किसलय कहते हैं। का कोमल पत्तों से युक्त दो वृक्ष हैं। रक्ताशोक कांतः केसरस्य, एक तो है लाल अशोक और दूसरा है कांतः केसर है माने रमणीय केसर। कम धातु रक्त प्रत्यय से योग्य कृते कांतः, तो शब्द है निष्पद्यते रमणीयता, विधायी अर्थ देता है। तो कहा कांतः केसर माने रमणीय केसर है। तो एक तो केसर का वृक्ष है जो अत्यंत रमणीय होता है, सौरस्य का व्यंजक है, लावण्य लालित्य का बोधक है। और दूसरा है रक्ताशोक, लाल अशोक। या अशोक दो रंगों के माने जाते हैं, एक सफ़ेद है और दूसरा लाल है। यदि सफ़ेद अशोक है तो बड़ा सिद्धि प्रदायक वृक्ष माना जाता है, तमाम सिद्धियां उसके नीचे मिल जाती हैं। और अगर वही अशोक लाल रंग वाला है तो फिर वह कामोद्दीपक होता है, काम भाव की अभिवृद्धि करता है। तो इसलिए यहाँ लाल अशोक की बात किया, क्योंकि यहाँ रति प्रसंगों की बात चल रही है, तो इसलिए काम भाव, प्रेम भाव, स्नेह भाव को व्यक्त कर रहा है। मित्र मेघ से यक्ष, इसलिए कह रहा है कि वहाँ जो एक माधवी मंडप है उसके समीप में ही दो पेड़ हैं, एक अशोक का है और दूसरा केसर का है। केसर को मौलसिरी भी कहते हैं, तो इसलिए मौलसिरी का है। ये दोनों पेड़ ऐसे हैं
जो हमेशा जिनके पत्ते संचरणशील रहते हैं, जरा सा भी हवा चली तो ये चलते रहते हैं, इसलिए संचरणशील रहते हैं। और ये जो बासंती लता मंडप है वह कुर्बक वृक्षों से आच्छादित है, चारों ओर उसके कुर्बक के वृक्ष हैं। तो इसलिए कुर्बक के वृक्ष विभिन्न रंगों के भी हैं, लाल भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, नीले भी होते हैं। तो इसलिए विभिन्न रंगों के मिश्रण से भी तथा अपनी प्राकृतिकता के आधार पर भी विभिन्न प्रकार से वह रमणीयता का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका आधान कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ 2 पेड़ हैं माधवी लता मंडप के समीप, और वह लता मंडप विद्यमान है अत्र माने कहा उस पहाड़ पर। पहाड़ कौन सा? क्रीड़ा शैला, जो क्रीड़ा शैल है उस पर। अब दोनों पेड़ हैं, एक लाल अशोक का, दूसरा रमणीय केसर का, कमनीय केसर का। ये दोनों चाहते क्या हैं? तो कहे एक उनमें से एक माने पहला कौन सा? लाल अशोक। लाल अशोक क्या चाहता है? कहे मित्र में एक मयस है मेरे साथ, तब सख्या है तुम्हारी सखी के, माने मेरे साथ तुम्हारी सखी हो अर्थात यक्षिणी हो, उस यक्षिणी के वाम पादाभिलाषी, बाएं पैर का अभिलाष करता है, बाएं पैर को चाहता है। तो वाम शब्द के तमाम अर्थ लोगों ने किए हैं, माने ये चाहता है कि वाम पाद का प्रहार कर दे तुम्हारी सखी अर्थात यक्षिणी। किसको? लाल अशोक को। उसके विषय में लोकोक्ति है कि यदि लाल अशोक जैसे वृक्षों पर रमणी युवती चरण प्रहार करती है तो उसके फूलों का विकास होने लगता है, उसमें फूल खिलने लगते हैं। तो इसलिए जब वृक्ष युवा हो जाते हैं और उनमें पुष्पोद्गम होने की स्थिति होती है तो उसी समय वे चरण प्रहार की इच्छा करते हैं किसी रमणी के। तो इसलिए यक्षिणी अपने चरण का प्रहार करे। अब यहाँ वाम पादाभिलाषी कहा तो बाएं पैर को कहा। वाम शब्द का अर्थ बायां पैर लोग लेते हैं, तो दाहिना पैर क्यों नहीं? कुछ लोग वाम शब्द का अर्थ सुंदर पैर लेते हैं। सुंदर पैर का अर्थ सुंदर क्या? यदि सौंदर्य कम है तो वहाँ वह प्रहार काम नहीं करेगा। तो वहाँ सुंदर शब्द का अर्थ विशेष रूप से ऊर्जा अशालिता है, माने वह भी यौवन की उन्मादकता से अन्वित हो, ऐसी रमणी के पैर की आवश्यकता है। अब साइंटिफिक रीजन से हो सकता है कि शरीर का सबसे निचला हिस्सा पैर होता है, और पैर से ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा का निस्सरण होता है। और ऐसी रमणी जो बिल्कुल युवावस्था से अन्वित हो, तो उद्दाम यौवन भरा हो उसमें, और उसके पैर से तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का निस्सरण होगा। तो इसलिए जब वह टच करती होगी, उसको मारती होगी, उस पर चरण प्रहार करती होगी अशोक पर, तो उसमें ऊर्जा और अधिक भर जाती होगी। और जब और अधिक ऊर्जा भर जाएगी तो झट से उसके पुष्पों का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके फूल खिल उठेंगे। तो इसलिए उसे उस समय और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस समय साथ उस प्रकार की रमणी दे सकती है। तो इसलिए वाम शब्द का अर्थ सुंदर, और सुंदर का अर्थ ऊर्जाशालिता, और ऊर्जाशालिता उद्दाम यौवन में आती है। ये बात भी कुछ समझ में आती है कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से शायद उचित हो। दूसरी बात ये है कि वाम शब्द का अर्थ लोग बाएं पैर से लेते हैं, और चूंकि पुरुषों का दायां अंग और स्त्रियों का बायां अंग, ये दोनों अधिक शोभाशालिता और ऊर्जा से युक्त होते हैं। अतएव स्त्री का जो दाएं की अपेक्षा बायां पैर है वह अधिक काम भाव से पुष्ट होता है, युक्त होता है, प्रयुक्त होता है। इसलिए यहाँ वाम पाद का अर्थ बायां पैर भी ले लेते हैं। और पद धातु से घई प्रत्यय लगकर पाद शब्द पुल्लिंग में बनता है। तो इसलिए यह चलन जिसके द्वारा चला जाए उसे पाद कहते हैं। तो वाम पादाभिलाषी कह रहा है कि यक्ष की है मित्र में एक कहा, माने उनमें से पहला अर्थात जो लाल अशोक है वह मयस है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैं जब साथ होऊंगा
तो उस समय उसकी ऊर्जाशालिता में और अधिक वृद्धि होगी, क्योंकि जिहि घर कंता ते सुखी तिहि गारो गर्भ। तो इसलिए जब वह है प्रियतम भी है तो उसकी ऊर्जाशालिता में और अधिक वृद्धि होती है, तो इसलिए वहाँ आधि व्याधि सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए कहा मया सह, कहा उनमें से जो पहला अर्थात लाल अशोक है वह मया सह माने मेरे साथ सहयोगे प्रधान तृतीया हो जाती है, इसलिए अस्मत् शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन में मया बना हुआ है। कहा मया सह मेरे साथ तब सख्या, माने तुम्हारी सखी अर्थात यक्षिणी के वाम पादाभिलाषी बाएं पैर का अभिलाष करता है। अभिलाष शब्द है और अभिलाषी अभिलाषण अभिलाषण प्रथमा विभक्ति एक वचन में मेरे साथ तब सख्या बाम पादाभिलाषी बाएं पैर को चाहता है। और अन्य जो दूसरा है, दूसरा कांतः केसर है, माने कमनीय केसर का वृक्ष है, वह क्या चाहता है? का वह दोहद छद मनास्याह, दोहद के छद माने बहाना, तो कहा दोहद के बहाने से, दोहद धातुर घन प्रत्यय से होगे कहते दोहा, अदा धातुर क प्रत्यय से होगे कहते आत्मनुसर्गे कहा इतनेन सूत्रेण दह इति शब्द गाम ददाति गोदह धन ददाति धन दह कंबलम ददाति कंबल दह, वैसे यहाँ बना हुआ है दोहद, तो दोहम ददाति दोहदा, तो दा धातुर क प्रत्यय से होगे करते दह इति शब्द, और यहाँ जो दोह शब्द है ये उपपद है। तो दोहद, दोहद माने होता है गर्भकाल की इच्छा, तो गर्भकाल में उठने वाली जो इच्छा है उसे जरूर पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो गर्भ है वह और अधिक पुष्ट होगा। यदि गर्भ धारण करने वाली स्त्री की पूरी इच्छा पूर्ण रहेगी तो उत्पन्न होने वाली संतान भी पूर्ण रूप से मानसिक रूप से संतृप्त और पुष्ट उत्पन्न होगी। तो इसलिए प्रायः जो दोहद माने गर्भकाल की इच्छा है उसको पूर्ण ही किया जाता था। तो कहा दोहद छद्मना, दोहद के छद्म माने बहाने से, अर्थात जैसे वह गर्भशाली हो और उसमें फलोद्गम आदि होने की स्थिति बन रही हो केसर में, और तो वह उसके गर्भकाल की इच्छा है कुछ, उसके बहाने से वह अस्याह माने इस यक्षिणी के बदन मदिराम माने मुख में भरी हुई जो मदिरा है उसको कांक्षति माने चाहता है। तो माने वह तुम्हारी सखी के, यक्ष कह रहा है मित्र में जो केसर है वह तुम्हारी सखी अर्थात यक्षिणी के मुखमंडल में भरी हुई शराब को चाहता है। शराब क्या है? कहता है कि जब मैं साथ होता हूँ तो मदिरापान भी होता है, तो इसलिए वह भी ललित क्रीड़ाओं में आता है। वह मदिरा मुख्य रूप से प्राकृतिक पदार्थों को पीस कर बनाई जाती थी, अतएव अत्यधिक उत्तेजक और लाभप्रद भी होती थी। आज के तो सड़े गले में हुए आदि पदार्थों की बनाई जाती है, इसलिए बेहद खतरनाक रसायनों से युक्त होती है और ये नुकसानदेह होती है, कैंसर जैसे गंभीर रोगों को भी उत्पन्न कर देती है। परंतु जिस मदिरा की बात कही जा रही है वह मदिरा केवल प्राकृतिक पदार्थों को तत्काल पीसकर बनाई जाती थी, इसलिए यह अत्यधिक उत्तेजक होने के साथ साथ लाभप्रद भी होती थी। तो इसलिए बदन मदिरा माने मुख में जो भरी हुई मदिरा है वह एक तो उद्दाम यौवन वाली रमणी है, इसलिए उसकी ऊर्जाशालिता तो है ही है, साथ ही साथ जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उससे बनी हुई मदिरा भी जब उसके मुखमंडल में पहुंच गई तो उसके उस मुखमंडल रूप रक्त संबंध से मानो उससे भी उसके लार आदि तो रक्त के ही करीब हैं, तो इसलिए उनसे जब आप्रक्त हो गई मदिरा तो उसमें और अधिक गुणवत्ता भर गई और अति अधिक लावण्यशालिता और ऊर्जाशालिता की स्थिति बन गई, एनर्जी आ गई। तो जब बहुत अधिक ऊर्जा आ गई तो वह जब कुल्ला करेगी, मुख से फेंकेगी मुख में विद्यमान मदिरा को, तो निश्चित रूप से केसर की भी ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, और जब वृद्धि हो जाएगी तो उसमें भी लावण्य का सन्निवेश होगा, उसका दोहद पूर्ण होगा और उत्पन्न होने वाली उसकी जो संतति होगी वह भी अत्यंत बेहतरी से युक्त होगी। तो इसलिए
यह भी अस्याह बदन मदिरा कांक्षति, यह बदन मदिरा को चाहता है। अब आजकल तो विभिन्न तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष यक्ष के अनुसार मुख में विद्यमान शराब का अभिलाषी रहा है, तो 4 दे देंगे। तो ध्यान में रहे कि जो केसर है वही चाह रहा है, केसर को मौलश्री से भी कह सकता है, जबकि जो लाल अशोक है वह उसके चरण प्रहार का इच्छुक है। तो इसलिए कभी कभी इस तरह के भी छुटभैये सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल समय परिवर्तनशील है और ऑब्जेक्टिव ही सवाल बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए क्या बना दें कोई गारंटी नहीं। तो ध्यान अध्येताओं को विशेष रूप से चौकन्ना रहना होगा, ध्यान रखना होगा। बार मिला लें कहत्र मैंने इस क्रीड़ा शैल पर विद्यमान रहने वाले कुर्बक वृतेह माधवी मंडपस्य, कुर्बक नामक वृक्षों से आच्छादित माधवी मंडपस्य माने बासंती लता वाले मंडप से प्रत्यासन्न, मंडप के करीब में सन्निकट में चल किसलय चलायमान पत्तों वाला रक्त अशोक, लाल रंग वाला अशोक तथा कांता केसरस्य माने रमणीय केसर का अर्थात मौल श्री का वृक्ष है। एक उनमें से जो पहला है वह मया सह मेरे साथ तब सख्या है, तुम्हारी सखी अर्थात यक्षिणी के वाम पादाभिलाषी बाएं पैर के प्रहार का इच्छुक है, चाहता है। और अन्य जो दूसरा अर्थात कमनीय केसर का वृक्ष है, मौलश्री का वृक्ष है, वह दोहद छद बना, दोहद अर्थात गर्भकाल की के बहाने से अस्याह इस यक्षिणी के बदन मन मुख में विद्यमान रहने वाली मदिराम कांक्षति, मदिरा को चाहता है, शराब को चाहता है।